तो फाइनली आप लोगों के बीच में साइंस के बाद जो है अब इंडियन पॉलिटी का पूरा जो है अभी तक जितने भी पीपीएससी का पेपर हुए हैं सारे क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। और आप सबको पता है खास तौर पे पॉलिटी वाला सेक्शन की मैं बात करूँ तो डायरेक्टली यहाँ से आपको पीवाईक्यू से क्वेश्चन दिख जाता है, तो पूरा कर लीजिए। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एग्जाम हॉल बुकलेट ये दे दिए हैं आपको पता ही होगा। पहला चैप्टर है आप लोगों का संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। देखिए हम आपको जो ये सीरीज करवा रहे हैं पीवाईक्यूज का, तो फास्ट में इसलिए क्वेश्चन करवा रहे हैं जो कि आपको थ्योरी बहुत पहले से पढ़ा दिए हैं। तो भाई अगर कम टाइम में मैक्सिमम लास्ट टाइम में रिवीजन नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा ना, तो इसलिए फास्ट में वीडियो में हम आपको करवाते हैं। तो चलिए, तो पहला जो चैप्टर है संविधान सभा एवं संवैधानिक निर्माण प्रक्रिया। क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ था। अध्यक्षता जो किए थे, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है, आप सबको पता होना चाहिए। और संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे चुना गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया था। तो 11 दिसंबर को डेट भी दी जाए, 11 दिसंबर 1946 को। और ये अस्थायी सदस्य है ना, कौन थे? तो अस्थायी सदस्य थे। संविधान सभा को बनने में कितना समय लगा था? तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान का निर्माण और उसके अंगीकृत होने तक संविधान सभा को कुल 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जबकि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अंगीकृत किया गया। भारतीय संविधान सभा को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की बात कर ले तो भारत के लोगों द्वारा संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत किया गया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने तथा पारित होने की तिथि भी जो है 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। और इसी दिन नागरिकता, अंतकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए। संविधान सभा के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए। अतः संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की तिथि 26 जनवरी 1950 को ग्रहण करते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए गए, मतलब मनाने का संकल्प लिया गया था। और आज़ादी के पूर्व तक जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु भारत जो है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया। तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? तो संविधान सभा द्वारा। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा ग्रहण या अंगीकृत किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में 9 दिसंबर 1946 को हुई। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 11 दिसंबर 1946 को बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अंतिम रूप प्रदान किया और संविधान को अंगीकृत किया। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। तो भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत हुआ। इसके कुछ प्रावधान इसी दिन लागू किए गए थे, जिसके फलस्वरूप इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जबकि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक साल मनाया जाता है। अगला चैप्टर है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। तो क्वेश्चन है 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की लेखन समिति गठित की गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर, मतलब भीमराव अम्बेडकर व अन्य 6 सदस्य थे। इनमें कौन इस समिति का सदस्य नहीं थे? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा तैयार संविधान सभा के प्रारूप पर विचार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित लेखन या प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के 6 सदस्य थे। कौन कौन से? तो गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा व्यक्ति थे कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी, तीसरे व्यक्ति थे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, चौथे व्यक्ति थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला और पांचवें व्यक्ति थे BL मित्र और छठे नंबर का व्यक्ति जो थे DP खेतान। इनमें से BL मित्र के स्थान पर N माधव राव और DP खेतान की वर्ष 1948 में मृत्यु के बाद TT कृष्णमाचारी को इस समिति में शामिल किया गया था। जवाहरलाल नेहरू इस समिति का सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में कौन संविधान सभा के व्यापार समिति के व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे? व्यवस्थापन के पहले अध्यक्ष थे तो कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। संविधान सभा की व्यवसाय क्रम समिति ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी थे। उन्हें कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुंबई से संविधान सभा के लिए चुना गया था। अतः दिए गए प्रश्नों में सभा की व्यापार समिति का उल्लेख होना त्रुटिपूर्ण ऐसी बात है तो है, जो कि BPSC है तो यहाँ सब कुछ संभव है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है संविधान के स्वरूप। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में लिखा हुआ है कानून के समक्ष समानता। तो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि राज्य मतलब भारत अपनी सीमा के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इस प्रावधान की विशेष बात यह है कि नागरिक या विदेशियों के लिए
समान रूप से लागू होता है। यह विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश परंपरा चूंकि ब्रिटेन या ग्रेट ब्रिटेन में लिखित संविधान वहाँ पे तो नहीं है, लेकिन वहीं से ये लिया गया है। कानून के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिका संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा कहाँ से आई है? तो ये फ्रेंच क्रांति से। तो 1779 ईस्वी में 1789 ईस्वी में एडी में फ्रांसीसी क्रांति निरंकुश राजतंत्र के विरोध है ना, यहाँ पे देखेंगे तो प्रतिक्रिया थी। और इस क्रांति का सूत्र वाक्य था स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और जो है यहाँ पे भ्रातृत्व था। और फ्रेंच क्रांति मतलब फ्रांसीसी क्रांति की प्रेरणा से यह विचार आया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा किस देश की संविधान से ली गई थी? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो भारतीय संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो अन्य देश के संविधान से लिया गया है, एक बार देख लीजिए, देश का नाम यहाँ पे है और विशेषता है। ब्रिटेन या इंग्लैंड की बात कर ले तो वहाँ से मंत्रिमंडलीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली और द्विसदनीय प्रणाली, ये सब जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामित किया जाना, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो देख लीजिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाना, मौलिक कर्तव्य, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायालय की स्वतंत्रता, उद्देशिका का विचार, ये सब जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है? तो है ना, सशक्त केंद्र के साथ व्यवस्था, केंद्र में निहित अवशिष्ट शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो कि अनुच्छेद 308 में प्रावधान है, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यह भी जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट है सोवियत संघ या वर्तमान जो रूस है उसके संविधान से। तो मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में अभिव्यक्ति, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की अवधारणा वहीं से लिया गया है। फ्रांस की बात कर ले तो वहाँ से क्या क्या लिया गया है, देख लीजिए फ्रांस के संविधान से। तो प्रस्तावना में समता, स्वतंत्रता, बंधुता का आदर्श, गणराज्य की अवधारणा, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है। जर्मनी की बात कर ले, वहाँ से आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन, संघ को आपातकालीन शक्तियाँ, ये जर्मनी के संविधान से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्य के सदस्यों का निर्वाचन है ना, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, संविधान में संशोधन की व्यवस्था, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा वहाँ से लिया गया। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ में किस देश से लिया गया है? तो भाई देखो, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान। भारतीय संविधान के भाग 4 के राज्य के नीति निर्धारक सिद्धांत या नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। तो भारतीय संविधान की यह बात विश्व के किस देश की संविधान से प्रेरित व प्रभावित है? तो आयरलैंड के संविधान से यह प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 यहाँ पे है, सूची 2 है। सूची 1 में संविधान में मद है और देश जिनसे लिया गया प्रावधान है, तो आपने देख लिया, यहाँ पे देख लीजिए। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध है ना की समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। राज्यों का संघ जिसमें केंद्र को अधिक शक्ति प्रदान किया गया, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? तो कनाडा के संविधान। भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कनाडा के संविधान से लिया गया। संविधान के प्रमुख भाग तथा अनुच्छेद देख लीजिए, भारतीय संविधान में शामिल है। तो वर्तमान में जो शामिल है 395 भारतीय संविधान में, मूल संविधान की बात करूँ तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियां वर्तमान में है। भारतीय संविधान में है तो अगर देखा जाए ऑप्शन के हिसाब से तो 400 से अधिक अभी अनुच्छेद हो गया है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है ना, 22 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। हालांकि मूल 395 अनुच्छेद है ना, उसमें जैसे ABCD करके जो है वो सब मिला के 400 से अधिक हो गया है। भारत के संविधान में वर्तमान शामिल है तो इसमें धाराएं है भाई देखो। तो भारतीय संविधान में आप सबको पता है कि 395 आर्टिकल है, अनुच्छेद है, 22 पार्ट है, 22 भाग है और 12 जो है अनुसूचियां है। तो गलती सब है इसमें। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है। अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता जो है प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 13। संविधान के अनुच्छेद 13 में यह प्रावधान है कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून मतलब कम करता हो। यदि कोई कानून मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में बनाया गया है तो वह कानून उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगा। अनुच्छेद 32 जो कहता है ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 245 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 326 लोकसभा व विधानसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा, इसके बारे में प्रावधान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? तो मुकदमे तथा कार्यवाही से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत मुकदमे मतलब वाद और कार्यवाहियां का उल्लेख है। अनुच्छेद 302 में व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन
अधिरोपित करने की संसद की शक्ति और अनुच्छेद 76 भारत का महान्यवादी का उल्लेख इसमें करता है। किसी यकीन अनुच्छेद या अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने का इजाजत जो है दे सकता है। तो अनुच्छेद 122 क्लॉज 2 के तहत, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद इसका सी होगा, अनुच्छेद 122 है, अनुच्छेद 120 का क्लॉज 1 होगा, 120 होगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120 का क्लॉज 1 के अनुसार राज्यसभा का सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति किसी भी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता है तो अपनी जो है मातृभाषा में, उसका जो लोकल लैंग्वेज है उसमें सदन को संबोधित जो है करने की अनुज्ञा दे सकेगा। अगला है महत्वपूर्ण अनुसूचियां के क्वेश्चन जितने पूछे गए इसको देख। तो मिलान करना है। यहाँ पे संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। तो संघ सूची में पहले जो है 97 विषय थे, अभी वर्तमान में जो है 98 है। राज्य सूची में 66 था, अभी वर्तमान में 59 है। और समवर्ती सूची में 47 वर्तमान में 52 विषय। आर्थिक नियोजन विषय है तो समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजना। 7वीं अनुसूची के समवर्ती सूची के प्रविष्टि 20 में उल्लिखित है। समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र सरकार और राज्य सूची, समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाता है, मतलब विधि बनाता है, किंतु दोनों सरकार द्वारा बनाई गई विधि मतलब कानून में विरोध होने पर केंद्र सरकार का विधि जो है यहाँ पे मान्य होता है, प्रभावी होता है। भूमि सुधार 22 विषय के अंतर्गत आता है, तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो भूमि सुधार राज्य सूची के विषय है। राज्य सूची में कुल 66 विषय है और वर्तमान में जो है 59 है। भारतीय संविधान के किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान के अनुसूची जो है ना 3 में, तो संविधान के 3री अनुसूची में 3rd शेड्यूल में शपथ या प्रतिज्ञा के प्रारूप दिए गए हैं। इसमें संघ एवं राज्यों के मंत्रियों के लिए पद और गोपनीयता की शपथ या शपथों तथा संसद एवं राज्य विधानमंडलों के लिए निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद एवं राज्य विधानमंडल के सदस्य, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञा का प्रारूप दिए। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से कौन समवर्ती सूची में आता है? तो वन जीवों की सुरक्षा और मूल नियंत्रण, ये जो है समवर्ती सूची का विषय। निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय। तो भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों को केंद्र और राज्यों के लिए जो है निश्चित कर दिया गया है। तो इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। तो शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल था, अभी वर्तमान में समवर्ती सूची में देरी है ना। तो आप सबको पता है कि 42 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, तो उसमें आप देखेंगे तो 1957 द्वारा समवर्ती सूची में शिक्षा को दे दिया। निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ग्रामीण खेल नहीं है। संविधान के 11वीं अनुसूची में पंचायत का उल्लेख है, जिसमें कुल 29 विषय शामिल है। पुस्तकालय, ईंधन, चारा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यापारिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, मत्स्य उद्योग इत्यादि विषय शामिल है। लेकिन ग्रामीण खेल का उल्लेख 11वीं अनुसूची में नहीं है। अनुसूची 11वीं के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय पर जो है नियंत्रित करने का अधिकार है? तो 29। जानवरों के प्रति क्रूरता का रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची। जानवरों के प्रति है ना क्रूरता का रोकथाम संविधान के 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लेखित किया। निम्नलिखित में से कौन सा जो सम्मिलित नहीं है? तो अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन 6ठी अनुसूची में है, यही गलत है ना। अनुसूचित क्षेत्र का यही गलत है, क्योंकि अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान 5वीं अनुसूची में है, न कि 6ठी में। 6ठी अनुसूची में जो पूर्वोत्तर 4 राज्य है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, न कि अनुसूचित क्षेत्र से। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें राज्यों की परिषद की सीटों का आवंटन का प्रावधान है? तो 4थी अनुसूची में। भारतीय संविधान की 4थी अनुसूची में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सदस्यों की संख्या अर्थात सीटों के आवंटन के बारे में प्रावधान है। भारतीय संविधान में 22 भाग में विभाजित है। इसमें टोटल जो है मूल संविधान में 395 अनुच्छेद है। अगर संख्या की बात करें तो 470 से ज्यादा हो गया। 12 अनुसूची। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? अनुसूचित जनजाति। तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित जनजाति के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया। इस अनुसूची में प्रावधानित उपबंधों के अंतर्गत प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का यह कर्तव्य है कि प्रतिवर्ष या राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर उस राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा। भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान है? तो 10वीं में। तो भारतीय संविधान में 52 नंबर का संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, तो 10वीं अनुसूची के तहत दल बदल के आधार पर निर्धारिता संबंधी उपबंध किए गए हैं। इसमें किसी भी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल, एक साथ लघु दल बदल एवं दल की प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश के विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान है। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों को जो है वैधानिक मान्यता भी प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित है तो दल बदल से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची संबंधित वही दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी और गणतंत्र, डी सही हो जाए। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के रूप में वर्णन करते हुए इनमें से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष जिसे भी कहते हैं, शब्द का मूल संविधान में नहीं थे, लेकिन 42 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, उसमें जोड़ा गया था।
तो जोड़े जाने के पश्चात सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जिसे पंथनिरपेक्ष भी बोल सकते हो, जनवादी, गणतंत्र, ध्यान रखने योग्य तथ्य है। संविधान में उल्लेखित शब्द ये है: संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस एक को पहले मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं किया गया था? तो आंसर क्या होगा? समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो 42 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब जोड़ा गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? तो 42 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था। 42 नंबर का संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए, तो धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोग से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्द से शुरू होती है, अतः भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता सर्वशक्तिमान है और किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। निम्न शब्दों पर विचार करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रम में सजाना है। तो पहले जो हो जाएगा आप लोगों का वो हो जाएगा सार्वभौम, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष के बाद समाजवादी होगा, उसके बाद जो है धर्मनिरपेक्ष होगा, उसके बाद प्रजातांत्रिक होगा। तो ये राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया है। तो प्रश्नगत दिए गए शब्दों में सार्वभौमिक है ना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, लोकतंत्र जो है ये। निम्नलिखित में कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है और संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारूपित एवं संविधान सभा द्वारा स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो प्रस्तावना को। तो संविधान की प्रस्तावना को, भारतीय संविधान में निहित प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित किया गया। इनमें से किस प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती प्रकरण। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में संविधान के मूल ढांचा का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इस बाद में दिए गए अपने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय की 13 सदस्यीय संविधान पीठ ने यद्यपि संसद के संविधान में संशोधन है ना संशोधन की शक्ति को स्वीकार किया, तथापि यह भी निर्धारित किया कि संसद संविधान में कोई ऐसा संशोधन नहीं कर सकती है जो कानून संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस या किन मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अगला चैप्टर है शासन प्रणाली। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो जाहिर सी बात है ये प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। तो संविधानवेताओं ने संविधानों को मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया है, पहला संघात्मक और दूसरा एकात्मक। तो एकात्मक संविधान वह संविधान है जिसके अंतर्गत सारी शक्तियां एक ही सरकार में निहित होती है जो प्रायः केंद्रीय सरकार होती है। इसमें प्रांतों को केंद्रीय सरकार के अधीन रहना पड़ता है। इसके विपरीत संघात्मक संविधान वह संविधान है जिसमें शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों में विभाजन रहता है तथा दोनों सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति जो है ना प्रकृति भारतीय संविधान की प्रकृति के बारे में विधिवेताओं में जो है काफी मतभेद रहा है। संविधान निर्माताओं के अनुसार भारतीय संविधान एक संघात्मक संविधान है, किंतु प्रोफेसर जेनिंग्स को भारतीय संविधान को संघात्मक बनाने में आपत्ति है। प्रोफेसर वियर ने इसे अर्ध संघीय संविधान अथवा एकात्मक संविधान जिसमें संघात्मक तत्व सहायक रूप में है, तो इन्होंने ये कहा है। जेनिंग्स के अनुसार भारतीय संविधान में केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, अतः उपयुक्त विश्लेषण से हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान न तो विशुद्ध संघात्मक है और न तो विशुद्ध जो है एकात्मक है, बल्कि यह जो है प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है और यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्माण करता है एवं विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। तो संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार एवं जो है शक्ति प्राप्त करता है। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में कौन सा वक्तव्य सही है ना, वक्तव्य सही है? तो आंसर जो है यहाँ पे इसका ई हो जाएगा। तो शासन प्रणाली की सामान्यतः 2 पद्धतियाँ होती है, संसदीय और अध्यक्षीय। तो संसदीय और अध्यक्षीय। तो भारत में ग्रेट ब्रिटेन के अनुसरण करते हुए संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका मतलब विधायिका के सदस्य ही कार्यपालिका का गठन करते हैं तथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका द्वारा नियंत्रित होती है तथा न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों को न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेही नहीं होता। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई सही। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो प्रजातंत्र का आशय है जनता द्वारा जनता के लिए जनता की सरकार अर्थात लोगों को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार होता है। तो भारत में प्रजातंत्र का ही आशय है। विधि का नियम या कानून
का अधिराज का मतलब क्या है? तो सभी के लिए कानून एक, सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि का नियम, विधि का शासन या कानून का अधिराज का तात्पर्य है कि सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। विधि के नियम का समान अर्थ है कि देश के कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही राज्य किसी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार जो है प्रदान किया गया। भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? तो नीति क्रियान्वयन। तो भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली नीति निर्माण और क्रियान्वयन से संबंधित है। इसमें सचिवालय नीति निर्माण करता है जबकि क्रियान्वयन निदेशालय द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सी सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श। केंद्रीय शासन व्यवस्था या सरकार के लिए एकात्मक स्वरूप की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है सत्ता का केंद्रीकरण एवं एकीकृत शक्ति, सरकार की त्वरित निर्णय लेने की क्षमता, संविधान की लचीलेपन, एकल न्यायपालिका एवं संपूर्ण राज्य क्षेत्र में कानून की एकरूपता। ध्यान रखिएगा, एकरूपता, एकल नागरिकता, आपातकाल की व्यवस्था आदि। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि ऐसी व्यवस्था बड़े देशों के लिए आदर्श हो। तो बड़े देशों में संघीय व्यवस्था भी बेहतर कार्य कर सकती है, अतः आंसर सी सही। निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान जो है भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण के लिए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज्यादा उचित है। अगला चैप्टर है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। तो दिल्ली है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। संविधान के प्रथम सूची के अनुसार दिल्ली एक संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश है। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। तो 35वें संशोधन के अंतर्गत 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा सिक्किम को भारत में सहयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया। 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा सिक्किम को 22वें राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था 1975 में। तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारत के संविधान के अनुच्छेद 371F के तहत राज्य के विशेष प्रावधानों के साथ भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया। बिहार को काटकर एक पृथक जो है नवांचल राज्य बनाना संभव है? तो आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। देखो, राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद का है ना, संसद को है। अतः बिहार को काटकर पृथक नवांचल राज्य का निर्माण संसद द्वारा विधि बनाकर किया जा सकता है, अतः डी सही होगा। मणिपुर राज्य का गठन हुआ था तो 1972 में। उत्तरी पूर्वी पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर राज्य का गठन मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के साथ 21 जनवरी 1972 में हो। निम्नलिखित में से कौन जो है भारतीय संघ का 28वां राज्य है? तो झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को भारत के 28वें राज्य के रूप में किया गया। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन वर्ष 1956 में किया गया। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन 1953 में किया गया। निम्न में कौन सा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब SRC के सदस्य थे? तो 100 अधिक हो जाएगा, क्योंकि 22 दिसंबर 1953 में न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली तथा सदस्य जो है हृदय नाथ जो है कुंजरू और KM पणिकर थे। इसने कम से कम प्रमुख भाषाई समूहों के लिए भाषाई राज्यों के निर्माण की सिफारिश की। तो आंसर डी हो जाएगा, 100 सही हो जाएगा, जो कि आपको KM पणिकर भी दिखेगा, हृदय नाथ कुंजरू भी दिखेगा, फजल अली भी दिखेगा। अगला है चैप्टर आप लोगों का नागरिकता के सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। 5 तरीके से भारत की नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। एक जन्म के आधार पर, रक्त संबंध या वंशक्रम के आधार पर, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, चौथा जो है देशीकरण द्वारा, पांचवा जो है किसी भूभाग के भीतर में सम्मिलन द्वारा। तो भारतीय बैंक में धन जमा करना एक वाणिज्यिक व्यवहार है और यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? तो 11 दिसंबर 2019। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया और उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया। 11 दिसंबर 1900 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक को 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान किया और यह विधेयक अधिनियम बन गया। और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 संबंधित नियम जो है 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया गया। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य है कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूहों को नागरिकता प्रदान करना। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान में उत्पीड़न के कारण अवैध प्रवासियों के रूप में भारत आए वहां के अल्पसंख्यक समूह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान करना है। नेक्स्ट है मूल अधिकार। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए। निम्नलिखित में कौन सा विषय
उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो मौलिक अधिकार का संरक्षण, मौलिक अधिकारों का संरक्षण या परिवर्तन ऐसा विषय है जो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है। हालांकि संविधान के मूल ढांचे का संरक्षण का कार्य भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के ही अधिकार क्षेत्र में है। तो भारत के उच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 226 के तहत रीट क्षेत्राधिकार के जरिए संविधान के उल्लंघन से जुड़े मामले की सुनवाई का अधिकार है, जिसके माध्यम से वे कानूनों और कार्यकारी आदेशों की संवैधानिकता की जांच कर सकते हैं। तो बिहार लोक सेवा आयोग हालांकि इसका अंतर सीमाना था। संविधान उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो आप सबको पता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो संविधान आंसर ही हो जाएगा। देखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 और मूल अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 से अनुच्छेद 35 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं में जो है कोई अधिकार नहीं होकर अन्य मौलिक अधिकारों का अधिकार है। इसके अंतर्गत व्यक्ति मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में न्यायालय की शरण ले सकता है। अतः संवैधानिक उपचारों का अधिकार निम्न के तहत जो है आता है: मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार। नेक्स्ट है भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए समान जन का हित संरक्षित हो, और दूसरा बात यहाँ पे है कि विद्यमान सामाजिक मूल्यों एवं सामाजिक आवश्यकताएं अवरोध न हो। तो ये दोनों सही होगा। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त स्वतंत्रताओं मतलब भाषा अभिव्यक्ति, संघ बनाने, सर्वत्र आबाद संरक्षण आदि पर राज्य द्वारा कानून के माध्यम से औचित्यपूर्ण प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 का क्लोज 2 और 19 का क्लोज 6 के तहत यह प्रावधान है कि ऐसी सीमाएं केवल कुछ निश्चित उद्देश्यों जैसे भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और नैतिकता, साधारण जनता, अनुसूचित जनजाति हितों के संरक्षण और व्यावसायिक तकनीकी योग्यता आदि के हितों अथवा न्यायालय अवमान, मानहानि या अपराध उद्दीपन के संबंध में ही लगाई जाए। केवल कथन 1 और 2 औचित्यपूर्ण प्रतिबंध की संवैधानिक एवं न्यायिक कटौतियों के अनुरूप है, जबकि जबकि कथन 2 और 3 दोनों गलत है। किसी भी व्यक्ति को अवैध हिरासत के खिलाफ निम्नलिखित में से कौन सी रीत जारी हो सकती है? तो आंसर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करने का अधिकार होता है। यह उस व्यक्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा जारी का आदेश होता है जिसे दूसरे द्वारा हिरासत में रखा गया हो, है ना। यह किसी व्यक्ति को जबरन हिरासत में रखने का विरुद्ध होता है। इसके द्वारा जो है बंदीकरण अधिकारी को आदेश दिया जाता है कि बंदी व्यक्ति को निश्चित समय के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक निराकरण या संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 गैर नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों के संदर्भ में उन्हें उपलब्ध है। संविधान के अनुच्छेद 300 क के तहत संपत्ति का अधिकार विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित किया जाना गैर नागरिकों को प्राप्त है। इसमें संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो मूल संविधान के अनुच्छेद 19 क्लोज 1 के तहत नागरिकों को प्राप्त था। वस्तुतः संपत्ति अर्जित करने का अधिकार अब संविधान प्रदत्त अधिकार नहीं है। एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है किस अधिकार की मांग नहीं कर सकता है? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। एक ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा है वह व्यापार और व्यवसाय का अधिकार की मांग मूल अधिकार के रूप में नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के तहत प्राप्त मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के ही ये मूल अधिकार प्राप्त। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और चौथा जो है जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण। ठीक है, तो अल्पसंख्यकों का अधिकार, ये 1 और 3 राइट आंसर हो जाएगा, तो ये टिक कर लीजिएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 का 1 का क भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण मात्र भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये गैर नागरिकों मतलब विदेशी को प्राप्त नहीं है। जबकि अनुच्छेद 19 कानून के समक्ष समानता का अधिकार, अनुच्छेद 21 जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों सभी व्यक्तियों को मतलब विदेश के सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। निम्नलिखित में कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार। संविधान के 44वें संविधान संशोधन 1978 मतलब ये प्रभावी रहा था 20/6/1979 से द्वारा संपत्ति के मूल अधिकारों को लोप जो है यहाँ पे किया गया तथा इसे विधि या कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो तत्व समय मोरारजी देसाई जनता पार्टी के शासन में प्रधानमंत्री थे उस समय। मौलिक अधिकार की सूची से संबंधित अधिकारों किसके शासन काल में जो है निकाल दिया गया? तो मोरारजी देसाई। 44 नंबर का संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 का क के तहत कानूनी अधिकार के रूप में स्थापित है। आपातकाल के बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डाइस के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का 1। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना संविधान के अनुच्छेद 1 का 1 के तहत हर नागरिक को मौलिक अधिकार है। निम्न में कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो भाई, यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 क के अनुसार सभी नागरिकों को वाक्य मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है और सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में ही निहित है। तो अतः मूल अधिकार इसके साथ ही सूचना का अधिकार
मानवाधिकार है और शिक्षा का अधिकार भी 86 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत प्रदत्त मूल अधिकार है। तो शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार भी है, सूचना का अधिकार भी मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा का भाग है। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का 1 क में उल्लिखित वाक मतलब बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निहित है। हालांकि यह संविधान में उल्लिखित नहीं है, तो इसलिए पहला और तीसरा ए और सी दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आंसर जो है यहाँ पे स्टार दे देता है, ताकि कोई भी ऑप्शन अगर ऐसे क्वेश्चन में टिक करते तो आपको नंबर मिल जाता है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010। 86 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत संविधान के भाग 3 में जो है नया अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 614 वर्ष के आयु के सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। साथ ही अनुच्छेद 45 के संशोधित नीति निर्देशक तत्व के अनुसार राज्य 6 वर्ष तक की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को आरंभिक शिशुत्व देखरेख और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयत्न करेगा। इसी क्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2019 संसद द्वारा पारित किया गया, जो तत्संबंधी संविधान संशोधन के साथ 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी हुआ। भारतीय संविधान में जो है संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2000। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? तो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का संविधान के अनुच्छेद 21 क के अनुसार राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबद्ध करेगा। अतः निकटतम उत्तर के रूप में विकल्प डी जो है का चयन किया जा सकता है। प्राथमिक शिक्षा के स्थान पर केवल शिक्षा होना चाहिए। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता के अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 का 1 क वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता है ना स्वतंत्रता भी निहित है। निम्नलिखित जो है संवैधानिक उपचारों में से पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो उत्प्रेषण को देखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा। संवैधानिक उपचारों के अधिकार में उत्प्रेषण रीट को पोस्टमार्टम भी कहा गया। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई? सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा उच्च न्यायालय की बात करें तो अनुच्छेद 226 को प्राप्त है ना। अनुच्छेद 226 को प्राप्त है, मतलब उच्च न्यायालय को प्राप्त है। उच्चतम और उच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत प्राप्त है। न्यायालय अपनी इस शक्ति का प्रयोग 5 प्रकार के रीट है ना, मतलब न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार की रीट जारी करते हैं: परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। अगला चैप्टर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भारतीय संविधान की मैं बात कर लो तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में ये प्रावधान है अनुच्छेद भाग 4 और अनुच्छेद 3651। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में कौन सी नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार। बाकी आप देखेंगे तो ग्राम पंचायत का गठन और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर जो है उद्योगों की प्रोन्नति, तो ये दोनों है। तो आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। कथन 1 ग्राम पंचायतों का गठन और कथन 3 ग्रामीण कुटीरोद्योग की पदोन्नति गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप है, जबकि समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार अन्य वर्गों जैसे उदार बौद्धिक एवं समाजवादी के नीति निर्देशक तत्व है, गांधीवादी नहीं है ये। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से सूचीबद्ध है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता। बाकी ये जो आप देख पा रहे हो छोटे परिवार का मापदंड और प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये प्रावधान नहीं है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशक सिद्धांत में अनुच्छेद 39 घ में पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 44 नागरिक मतलब समान नागरिकों के लिए जो है एक समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 क प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है। हालांकि भाग 4 में उल्लेखित नहीं है। इसका प्रभाव भी नीति निर्देशक तत्व जैसा ही है और यह राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार से भिन्न है, क्योंकि निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। निर्देशक सिद्धांत संविधान के भाग 4 में है, जबकि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। और मौलिक अधिकार व्यक्तियों को राज्य के प्रति दी गई सुरक्षा की गारंटी है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। तो भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था किया गया। इसके अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों को गठन करने के लिए कदम उठाएगा, उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार
प्रदान करेगा जो उन्हें स्वायत्त प्रशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किया गया है? तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आइए यहाँ पे देख लीजिए। ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 में प्रावधान है। समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44। कृषि एवं पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 48। न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50। अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51 में प्रावधान है। अगला चैप्टर है मूल कर्तव्य। तो 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों का किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से। वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा देने के लिए स्वर्णसिंह समिति गठित की गई। स्वर्णसिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भाग 4 और उसके तहत अनुच्छेद 51 को संविधान में जोड़ा गया तथा संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 2002 में 86 नंबर का संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों की शिक्षा से संबंधित है और ये जोड़ा गया था। तो अब मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 हो गई है। स्वर्णसिंह समिति में अध्यक्ष सहित 12 सदस्य शामिल थे। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य के संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन के 42 नंबर का संविधान संशोधन 1976 में भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया है 42 नंबर के संशोधन के तहत। निम्नलिखित में कौन सा मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की है ना समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना मौलिक कर्तव्य है। यह अनुच्छेद 51 को और च में जो है इस प्रकार शामिल किया गया। हमारी सामाजिक संस्कृति सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, उसका परिरक्षण करें। अगला चैप्टर है आप लोगों का, वो है राष्ट्रपति। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष जो हेड होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होता है, वो राष्ट्रपति होते हैं। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। संविधान द्वारा केंद्रीय सरकार की कार्यपालिका शक्ति निहित की गई राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार के अधिशासी शक्तियां को किस में निहित किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति की बात कर ले तो ये संसद का हिस्सा होता है। भारत का राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के साथ मिलकर संसद का निर्माण करता है। इस प्रकार वह संसद का अभिन्न अंग है। तो सरकार की संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय सरकार को कैबिनेट सरकार या उत्तरदायी सरकार या सरकार का वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी कहा जाता है। भारत और उसमें रक्षा बलों के सुप्रीम कमांडर होते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय सशस्त्र सेनाओं की जो है भारतीय सशस्त्र सेनाओं की सर्वोच्च कमान भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्र की रक्षा का दायित्व मंत्रिमंडल के पास है और इसका निर्वहन रक्षा मंत्रालय से किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत होगा और यह कार्यपालिका संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53(1) के तहत भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? तो ये कितनी बार भी हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है तो इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचित का पात्र होगा। इस प्रकार भारत का राष्ट्रपति कितनी भी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव मंडल में कौन सम्मिलित होते हैं? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडलों के सभी निर्वाचित सदस्य और संसद के दोनों सदन में मतलब राज्यसभा लोकसभा के निर्वाचित सदस्य। संविधान के अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। दूसरा, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तीसरा, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और ये 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। राज्यों की विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचन मंडल में शामिल नहीं होते। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र का विधानसभा निर्वाचित सदस्य को अभी शामिल नहीं किया गया। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो देखो, राज्यसभा सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं, भारत की जनता इसमें हिस्सा नहीं लेते, ठीक है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं, संसद व राज्य विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें हिस्सा लेते हैं। और राज्यसभा का जो है यहाँ पर निर्वाचित सदस्य है ना, निर्वाचित सदस्य ही हिस्सा लेंगे, मनोनीत नहीं। तो आंसर इसमें 100 अधिक सही हो जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। तो एकल, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन
आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय, मतलब जिसे हम लोग हस्तांतरणीय वो भी बोल सकते हैं, तो हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। अतः बी और सी आप देखेंगे, बी और सी दोनों सही है। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो विवाद को अनुच्छेद 71(1) के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा जाएगा और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया विनिश्चय अंतिम होगा। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता? तो राज्य विधान सभाएं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में चलाई जाती है। इसमें राज्य की विधान सभाएं भाग नहीं लेती हैं, जबकि अनुच्छेद 54 ख के अनुसार राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग है। तो राज्यों की विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का भाग, राज्यों की विधान परिषदें बहुत इंपॉर्टेंट है, विधान परिषदें राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का हिस्सा नहीं होता है, ये भी ध्यान रखिए। भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देखेंगे तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा, बिल्कुल ये सही है। दूसरा है राष्ट्रपति अपने पद पर आसीन होने के बाद 5 वर्ष के लिए पद ग्रहण करेंगे, ये भी सही है। कह रहे कि अगला ये दोनों गलत है। तीसरा जो कह रहा है, तीसरा गलत है कि राष्ट्रपति भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में उल्लेख है, 60 नहीं बल्कि 61 में ये प्रावधान है, तो ये गलत हो जाएगा। अब देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 53 में उल्लेख है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होता है, ये तो आपको बता ही नहीं है। अगला है यदि राष्ट्रपति अपने राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश। अनुच्छेद 65 के अनुसार यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो पद पे तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनके न रहने पर उसी न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो उस समय उपलब्ध है राष्ट्रपति के कृतियों को संपादित करेगा, मतलब राष्ट्रपति कृतियों का निर्वहन करेगा। अधिनियम 1969 के तहत भारत के राष्ट्रपति का पद खाली और उपराष्ट्रपति तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो भारत के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपबंध खंड ख के अनुसार संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग का प्रावधान है, आप सबको पता ही होना चाहिए। तो महाभियोग के माध्यम से ये संसद में लाया जाता है और वहीं से उसको हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करने का अधिकार नहीं देता है। बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करने का, बाकी राज्य के मुख्यमंत्री का शपथ जो है उस राज्य के राज्यपाल दिलाते हैं। तो अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति अधिकार राज्यों के राज्यपाल को है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 खंड 4 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक हटाया नहीं जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम कितना होना चाहिए? 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने उसे हटाने का आदेश नहीं दिया है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कितने नंबर का था? तो 12वां नंबर के थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो ये बिहार के थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार राज्य से थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में बिहार के सिवान जिले में हुआ था और 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। संविधान के अनुच्छेद 111 में विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति से संबंधित उपबंध है। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह अधिनियम तभी बन पाता है जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर अपनी सहमति दे देता है। अगला चैप्टर है भारत के उपराष्ट्रपति के सारे क्वेश्चन को करते हैं। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है भाई? तो विधानसभा। ठीक है, तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और वह जो है राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, परंतु उसका निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा होता है और संविधान के अनुच्छेद 89 अनुच्छेद 89 1 एवं अनुच्छेद 64 के पदेन जो है सभापति होता है। कौन? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है भाई उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का चेयरमैन होता है भारत का उपराष्ट्रपति। कौन सा कथन जो है गलत है, असत्य है? तो उपराष्ट्रपति चुनाव भारत के राष्ट्रपति कराता है, जो कि बिल्कुल गलत है। बाकी आप देख सकते हो राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का आयु कम से कम 35 साल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये भी सही है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी सही है। तो गलत जो था ये तीसरा वाला गलत था। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति निर्वाचन संसद के दोनों सदनों
मिलकर बनने वाले निर्वाचन गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। 2022 के जो है भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में, तो ये तो आप सबको पता है उस समय का करंट अफेयर्स था, तो उस समय 788 लोग जो है यहाँ पे भाग लिए थे। ठीक है, तो राज्यसभा में 200 जो कि राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य इसमें हिस्सा लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेते हैं हिस्सा, तो सबको जोड़िएगा तो 788 राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें राज्य विधानमंडल के सदस्य हिस्सा नहीं लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में। मतलब सीधे तौर पर कहूँ तो लोकसभा प्लस राज्यसभा के यहाँ पर निर्वाचित और मनोनीत, है ना, मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत का उपराष्ट्रपति के रूप में इसको क्रमांक था, तो ये 12 नंबर का था। उस समय 2008 में 2008 में हुआ था, उस समय का क्वेश्चन था। अभी वर्तमान में जो भारत के उपराष्ट्रपति आप सबको पता है वो है एस राधाकृष्णन। तो वर्तमान में जो है भारत के जो उपराष्ट्रपति है आप सबको पता है ये 15वें नंबर का है, और क्या नाम है इसका, श्री CP राधाकृष्णन। ठीक है, राधाकृष्णन जो है वर्तमान में, मतलब 2026 का, जो मैं आपको जो जुलाई 2026 में जो आपको ये वीडियो दे रहा हूँ उस समय का ये है ना। और राष्ट्रपति कौन है तो आप सबको पता है, द्रौपदी मुर्मू। अगला है भाई भारत का प्रधान, अच्छा अगला चैप्टर है आपके सामने, चैप्टर का नाम है मंत्रिपरिषद। तो क्वेश्चन पहला है, जो कि चैप्टर आपको पता ही है मंत्रिपरिषद है। तो भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है भाई, आप सबको पता है, तो ये केंद्रीय सरकार का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा, और राष्ट्रपति अपने कृतियों का प्रयोग करके ऐसी सलाह के लिए या सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यवहारिक प्रमुख होता है। यह लोकसभा में बहुमत प्राप्त दलीय गठबंधन का नेता होता है। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा का सदस्य। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों मतलब लोकसभा और राज्यसभा से किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह जो है लोकसभा का सदस्य होता है, क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज्यादा जो है लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, अतः प्रधानमंत्री भी लोकसभा के प्रति जवाबदेही या उत्तरदायी होगा। संघीय मंत्रिपरिषद के जो है मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति। केंद्रीय सरकार के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। ये बिल्कुल सही है, और ये गलत है। कारण कि मंत्रालय तथा विभागों का निर्माण प्रधानमंत्री द्वारा कैबिनेट सचिव के परामर्श से होता है, जो कि गलत है। नहीं, इसमें राष्ट्रपति द्वारा मतलब प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो है आवंटित किया जाता है। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए आंसर भी हो जाएगा सही। अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा, और इस अनुच्छेद द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा भारत सरकार, है ना, नियम 1961 उसमें बनाए गए हैं, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों एवं विभाग तथा उनके विषय उपबंधित है। और नए मंत्रालय के विभागों का निर्माण या पुनर्गठन उक्त नियम में राष्ट्रपति द्वारा संशोधन नियम बनाकर किया जाता है, और इन्हीं नियमों के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रियों के बीच कार्य विभाजन आवंटित करता है। तो पहला गलत था, दूसरा सही था। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है तो लोकसभा के प्रति, तो ऑप्शन में है ही नहीं। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, अतः निकटतम उत्तर संसद होगा। चूंकि लोकसभा विकल्प में नहीं है तो आप संसद को यहाँ पे टिक कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डाइस के अधीन रहकर कार्य करती है तो विधायिका। भारत में आप सबको पता है कि संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के अधीन रहकर कार्य करती है, क्योंकि राजनीतिक कार्यपालिका का गठन सामान्यतः विधायिका के सदस्यों में होता है, और कार्यपालिका मतलब मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधायिका मतलब लोकसभा के प्रति उत्तरदायी भी होता है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% सीमा जो है निर्धारण किया गया है? तो 91 नंबर का संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, उसके तहत। तो 91 नंबर का संविधान संशोधन 2003 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 75 खंड का जोड़कर यह प्रावधान उसमें किया गया है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए विकल्प तीसरा सही। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिकता सेवा अधिकारी कौन होता है? तो यहाँ पे मंत्रिमंडल सचिव होगा। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी मंत्रिमंडल मतलब कैबिनेट सचिव होता है। अगला चैप्टर है महान्यायवादी, महाधिवक्ता और नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति को विविध मामलों में परामर्श देता है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार होता है। अनुच्छेद 76(3) के तहत महान्यायवादी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। तो संविधान के अनुच्छेद 88 के अनुसार प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी सदनों की किसी संयुक्त बैठक में और संसद की किसी भी समिति में उसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया है, बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु
इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा। तो महान्यवादी पूर्णकालिक सरकारी सेवक नहीं माना जाता है, वह अनुमति के अधीन निजी रूप में अधिवक्ता वृत्ति भी कर सकता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामले में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति अटॉर्नी जनरल महान्यवादी की नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया जा सकता है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी है और राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पर जो है अपना पद धारण करता है। भारत का महान्यवादी किसके द्वारा जो है नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। भारत सरकार का वह कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? तो आंसर क्या होगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी हो जाएगा। तो एक गैर सदस्य के रूप में संसद की कार्यवाही में महान्यवादी मतलब अटॉर्नी जनरल भाग ले सकता है। इस दौरान वह सदन का एक हिस्सा होता है और इस संदर्भ में वह सदन में अपनी बात रख सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग लेने की बात हो तो वह उत्तर महान्यवादी ही होगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति भी भागीदारी राज्यसभा में ही होती है ना। और साथ ही प्रश्न में भारत सरकार का अधिकारी ऑफिसर्स शब्द प्रयुक्त हुआ है, जबकि उपराष्ट्रपति राष्ट्र का उप प्रमुख और राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। तो संभवतः इसी आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो आंसर दिया गया है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो देखो भाई, यहाँ पे दो ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति और सी में महान्यवादी, तो दोनों सही हो जाएगा। अब वरीयता क्रम देख लीजिए। तो भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन पहले आता है? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन के हिसाब से जो है, देखो यहाँ पे देखो सबसे पहले राष्ट्रपति आएगा। और ये देखो वरीयता क्रम केंद्र और राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों की रैंक और ऑर्डर से संबंधित है। तो इस संबंध में वर्तमान में चूंकि अधिसूचना 26 जुलाई 1979 को जारी की गई थी, जिसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष यूपीएससी और मुख्य निर्वाचन आयुक्त मतलब सीईसी तथा भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक के वरीयता क्रम में समान मतलब 9 नंबर पर ही रखा गया है, जबकि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपने न्यायिक क्षेत्र के 14वें तथा उसके बाहर 17वें क्रम पर रखा गया है। इसलिए आंसर ई कर लिया। निम्नलिखित शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में सजाना है। तो पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा? देखो भाई, तो देखो सबसे पहले 2 नंबर पे राष्ट्रपति आएगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति आएगा, वरीयता क्रम में सजाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद प्रधानमंत्री होगा, 4 नंबर का टिक कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अध्यक्ष होगा, है ना, अध्यक्ष होगा 3, और उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा तो सांसद होगा 5 नंबर पे, है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। तो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में संविधान के अंतर्गत अधिकारियों के वरीयता क्रम के अनुसार राष्ट्रपति सर्वोच्च पद होता है, उसके बाद जो है उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद अध्यक्ष, है ना, लोकसभा तथा सांसदों का क्रम उसके बाद होता है। अगला चैप्टर है सांसद, और सबसे पहले हम लोग लोकसभा के सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यूनतम जो उम्र होना चाहिए, आयु होनी चाहिए, ये 25 साल। अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष तथा राज्यसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक किसी व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए? तो सी हो जाएगा 25 वर्ष से कम नहीं होना। लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए? तो देखो, लोकसभा सदस्य के लिए 25 साल, राज्यसभा के लिए 30 साल और राष्ट्रपति चुनाव के लिए 35 साल होना चाहिए। तो संविधान के अनुच्छेद 58 क के तहत राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम उम्र 35 साल होना चाहिए, ये 35 है। और अनुच्छेद 84 ख के तहत लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों का न्यूनतम 25 साल और 30 साल होना चाहिए। संसद के सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र जो है क्या होनी चाहिए? देखो संसद में तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों होता है ना। तो संसद शब्द बोला है तो 25 साल वाले भी लोग चाहिए उसमें, और 30 साल वाले भी लोग चाहिए। जो कि लोकसभा सदस्य के लिए कितना, कौन सा? तो लोकसभा सदस्य के लिए न्यूनतम एज 25 साल, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम एज जो है आपको 30 साल होना चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव के लिए आपको पता है कि 35 ईयर चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे संसद शब्द का प्रयोग किया, तो इसलिए आंसर ई हो जाएगा, 100 अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन सन 1971 के जनगणना पर आधारित है। तो यह निर्धारण किस वर्ष तक जो है यथावत रहेगा? तो 2026 तक। 84 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, और अनुच्छेद 81(3) के जो है ना, परंतु में संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यसभा सीटों का आवंटन का निर्धारण 2026 तक संशोधित किया गया। तब तक जो है लोकसभा में स्थगन निर्धारण के लिए 1971 जनगणना के आधार पर ही रहेगा। प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। तो इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोका गया? 2026 तक। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन निर्धारित है। तो जनगणना जो है 1971। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो है ना, राज्य के लिए स्थानों का आवंटन जो है 1971 जनगणना के पर आधारित। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति। तो अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के है ना सदस्यों में मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास थी। तो राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्यों को नामित कर सकता था। 104 नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को यहाँ पे देख सकते हो 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष किया गया। परंतु आंग्ल भारतीयों सदस्यों को मनोनयन की व्यवस्था आप सबको बताइए खत्म कर दिया। लोकसभा में आंग्ल समुदाय है ना, भारतीय आंग्ल है ना, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व उनकी क्या स्थिति है? तो देखो 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था, उसमें ये समाप्त कर दिया। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया है? तो 104 नंबर का संविधान संशोधन हुआ था।
लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह। अनुच्छेद 85(2) ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया है तो ऐसी मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय से पूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? तो 3 सत्र होते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्रावसान और विघटन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच का जो गैप होना चाहिए 6 माह से अधिक का अंतर न हो। दूसरे शब्दों में कहें तो एक वर्ष में संसद का कम से कम 2 सत्र बुलाया जाना चाहिए। वैसे भारत में लोकसभा के एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र बुलाए जाते हैं। पहला होता है बजट सत्र जो कि फरवरी से मई तक होता है। दूसरा होता है मानसून सत्र, अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है मानसून सत्र ही मतलब शुरू होने वाला है। दूसरा जो है मानसून सत्र जो कि जुलाई से अगस्त और सितंबर तक भी कभी कभी चलता है। और तीसरा है शीतकालीन सत्र जो कि नवंबर से दिसंबर तक चलता है। तो लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो अभी आपने देखा कम से कम 2 तो बुलाया ही जाता है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए तो 6 महीना का। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि भेजता है क्योंकि बिहार में लोकसभा का 40 सीट है, मध्य प्रदेश में 29 है और पश्चिम बंगाल में 42 है और उत्तर प्रदेश में 80 है। जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है कौन से राज्य दूसरे और तीसरे दर्जे पर है, तो यहाँ पे जो है ना बिहार और महाराष्ट्र। देखिएगा अभी जो है क्योंकि ये 1994 में क्वेश्चन पूछा गया था, अभी देखा जाए तो उस समय बिहार में लोकसभा की सीटें 54 थी और महाराष्ट्र में 48 था। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। तो 2000 में 15 नवंबर 2000 को बिहार 2 भागों में बट गया, झारखंड और बिहार में। लेकिन अभी लोकसभा में सबसे ज़्यादा सीट जो है उत्तर प्रदेश पे है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश में 29 सीटें, तमिलनाडु में 39 और बिहार में 40 है। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है तो अब देखो लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग से अधिक प्राप्त नहीं कर पाता है, वैध मतों का नहीं कर पाता है, तब वह अपनी उम्मीदवार की जमानत राशि जो है उसका जब्त हो जाता है, अर्थात वो अपनी जमानत राशि खो बैठता है। ठीक है, तो ऑप्शन में कोई नहीं था इसलिए 1/6 ऑप्शन आता तब सही होता। तो आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य में हुआ था। तो यह चुनाव कुल जो है 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 13 मई 1952 को। 9वीं लोकसभा कब भंग किया गया था? तो 1991 में। भारत में 12वीं लोक सेवा आयोग का, ये चूंकि उस समय का क्वेश्चन है तो ये सब नहीं पूछा जाएगा, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। फरवरी 1998। लोकसभा का नेता जो होता है प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए जो है नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। तो प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता है तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है और लोकसभा का सदस्य हो, मतलब जो लोकसभा का सदस्य हो। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो होता है संसद के सभी सदस्य के द्वारा। तो लोकसभा का स्पीकर जो होता है उसका निर्वाचन लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला है। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है। तो देखो भाई, लोकसभा के सचिवालय स्टाफ के लिए नियुक्ति आदेश जारी करने का अधिकार स्पीकर को, मतलब लोकसभा अध्यक्ष को है। तो ऑप्शन में लोकसभा अध्यक्ष था ही नहीं, जबकि पूरे ढांचे की संवैधानिक नियम निर्माण की शक्ति अनुच्छेद 98(3) के अनुसार राष्ट्रपति के पास है, जो लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श करके लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति और सेवा शर्तें विनियमन के लिए बनाते हैं। तो केवल जो है व्यक्तिगत नियुक्ति आदेश किसके द्वारा जारी होते हैं? तो इस रूप में देखें तो संवैधानिक प्रावधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत बनाए गए लोकसभा सचिवालय, मतलब भर्ती और सेवा शर्तें, नियम 1955 के नियम 6 के अनुसार नियुक्तिकर्ता अधिकारी लोकसभा का अध्यक्ष होता है। तो उत्तर लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, जो कि विकल्प में अलग से दिया ही नहीं गया है ना, मतलब नहीं है। लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष जो है, तो चूंकि वो करंट अफेयर्स का था तो उस समय का उपाध्यक्ष था MC है ना सईद थे। वर्तमान में जो है ये पद रिक्त है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है तो केवल लोकसभा में। बहुत पूछता है, बार बार पूछता है। तो धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा का क्या सम्मिलित है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 के उपबंध के तहत टैक्स लगाना समाप्त करना व उसके विनियमन में प्रत्यावर्तन धन की उधारी का विनियमन करना, भारत की संचित निधि के धन का विनियोग करना, इन सभी को धन विधेयक की परिभाषा में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण मतलब बजट संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? तो अनुच्छेद 112। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 112(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों मतलब राज्यसभा और लोकसभा के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राकृतिक प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण बजट कहा जाता है। भारत की संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया गया है? तो देखो, संसद भारत के सर्वोच्च विधायी निकाय है। तो भारतीय संसद में राष्ट्रपति तथा 2 सदन राज्यसभा और लोकसभा
क्योंकि राज्यसभा को राज्यों की परिषद और लोकसभा को लोगों का सदन कहते हैं, तो राष्ट्रपति के पास संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन को बुलाए या स्थगित करने अथवा लोकसभा को भंग करने का शक्ति है। तो भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि व लोक लेखा पर भारत की संसद की अनुशंसा से ही वित्तीय स्वीकृति दी जाती है। तो भारत की संसद का व्यय संसद द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। तो संविधान के अनुच्छेद 118(4) के अनुसार संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर करता है। संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य है? तो सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चे में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। केंद्रीय बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु संसद के निचले सदन मतलब लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। इसके द्वारा सरकार के बजट प्रस्तावों में व्यय हेतु प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। यह कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं: नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययता। तो मितव्ययता कटौती ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीनों थोड़ा सा कौन से कटौती प्रस्ताव होते हैं? तो 3 होता है: नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययता कटौती प्रस्ताव। एक एमपी की जो है सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार 2.5 अवधि के लिए अगर अब्सेंट रहता है, तो ये 2 माह तक 60 दिनों तक अगर उपस्थित नहीं होता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्यों की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है जब तक वो 60 दिनों की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों से अनुपस्थित रहता है। परंतु इस अवधि में संसद के सत्रावसान या निरंतर जो है 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है भाई केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के किसी भी विषय पर मतदान में प्रथम मत नहीं देगा, ठीक है, किंतु मत बराबर रहने की दिशा में उसका निर्णायक मत जो है ना कास्टिंग वोट होगा, है ना, तो पूछता है और वह उसका प्रयोग करेगा। इस प्रकार समान मत होने की स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष को मतदान का अधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 96(1) के अनुसार जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प लोकसभा में विचाराधीन है तो वह उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 96(2) के अनुसार ऐसी स्थिति में वह ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमतः ही मत देने का हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की दिशा में मत देने का हकदार नहीं होगा। इस आधार पर विकल्प सी सही हो सकता है, परंतु ये अधिक सही उत्तर है, सटीक उत्तर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर जो है रोक लगाता है? तो डी हो जाएगा अनुच्छेद 102 का क्लॉज 1। संविधान का अनुच्छेद 102 किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति सांसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा यदि वह भारत सरकार के या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले है ना निर्धारित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, तो कोई लाभ का पद धारण करता है, अगला चैप्टर है राज्यसभा। तो राज्यसभा की बात कर ले तो राज्यसभा में होते हैं तो 250 सदस्य, जिनमें 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो संविधान के अनुच्छेद 81 के उपखंड ख एवं ख में क्रमशः कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किए जाने वाले 12 सदस्यों तथा राज्य के और संघ राज्य क्षेत्रों के 238 से अनअधिक प्रतिनिधि कुल 250 से मिलकर राज्यसभा बनेगी। अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। तो इनका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से भारत के नागरिकों के द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य करते हैं। तो अनुच्छेद 85 के अनुसार राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जाएंगे जो संसद विधि द्वारा निहित है। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व में शामिल है। तो देखो भाई, इसमें जो होता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य बिल्कुल नागरिक के द्वारा सीधे चुने गए सदस्य ये नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से नागरिकों द्वारा उनके प्रतिनिधियों के माध्यम से चुने गए सदस्य होगा। तो आंसर डी हो जाएगा, 1 से अधिक हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल जो होता है भाई, तो ये समाप्त होने का यह विषय नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(1) के अनुसार राज्यसभा का विघटन नहीं होगा। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष की समाप्ति पर जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं और इसका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि हम आपको बताया ना कि सभी सदस्य आजीवन सदस्य होते हैं। नहीं होता है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। हाँ, ये सही है। और कुछ सदस्य प्रति 2 वर्ष में अवकाश ग्रहण करते हैं, अभी आपने देखा था। तो ये आंसर इसका ना एक मिनट ये नहीं होगा, ये वाला भी होगा। इसे विघटित नहीं किया जा सकता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके जो है प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या करते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है भाई? तो ये देखो, राज्यसभा के भंग करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, क्योंकि ये कभी भंग होता ही नहीं। हम आपको बताया ना कि ये प्रत्येक 2 साल पे है ना, प्रत्येक 2 साल पे इनके 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं। ये कभी भंग होता ही नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तथ्यों में कौन सा सही नहीं है? तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। देखो, धन विधेयक संपत्ति के मामले में राज्यसभा इसमें शक्तिविहीन है, तो बिल्कुल सही है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद वो राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक पारित करना होता है। और अगला है यहाँ पे राज्यसभा किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा सिफारिश के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है। ठीक है। तो आपसे गलत पूछा था, तो गलत भी गलत होगा। देखो, अनुच्छेद 109
1 के अनुसार धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। साथ ही अनुच्छेद 109(2) में कहा गया है कि राज्यसभा को धन विधेयक 14 दिन के भीतर सिफारिश सहित लोकसभा को वापस करेगी। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को मानने के लिए बाध्य नहीं है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह जो है अनुच्छेद 152 में आपको देखने को मिलेगा। तो संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 खंड 3 में किया गया है। इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकेगा जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप में सूचित करे। राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है? तो आंसर क्या होगा? बी होगा, उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। ठीक है, तो राज्यसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व उनकी जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है। इस प्रकार किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी इसका निर्धारण संविधान के 4वीं अनुसूची में प्रावधान किया गया। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है तो प्रश्नकाल और सभा पटल पर सत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने से पहले के समय को लोकप्रिय नाम मतलब शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। तो चूंकि यह जो है मॉर्निंग के कितने बजे से 12 बजे से शुरू होता है और इसी अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं ना, शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन 8:30 से 9 बजे के मध्य जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं तो उसके बारे में स्पष्टता बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं और सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति देना अध्यक्ष पर निर्भर करता है। तो संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द को औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं, अतः दिए गए विकल्प में कोई सही नहीं था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो आइए देखो भाई, यहाँ पे क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 71वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था घुमा फिरा के। देखो प्रश्न भारतीय संसद या विधानमंडल की प्रमुख प्रक्रियाओं मतलब आहन और स्थगन, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है। तो कह रहे हैं कि इस प्रश्न में हिंदी संस्करण के अनुसार कथन 1 और कथन 3 सही है। कथन 1 में क्या कह रहा है कि सदन को आहूत करने का अर्थ है ना दीक्षांत, और विघटन सदन का समाप्त करता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे, और कथन 2 और कथन 4 गलत है। तो सदन के पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष, सभापति और उनके रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जबकि सत्रावसान राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा किया जाता है। साथ ही स्थगन के द्वारा सदन को निश्चित या अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया जाता है। तो इससे सत्र का अंत या सत्रावसान नहीं होता। वस्तुतः सत्रावसान से सत्र का अंत होता है। नोट जो है प्रश्न अंग्रेजी संस्करण में दूसरा में दिया गया है, यहाँ पे प्रोरोगेशन इंड अ सेशन अर्थात सत्रावसान से सत्र का अंत होता है, जो कि सही है। तो अंग्रेजी संस्करण के आधार पर सही उत्तर डी होगा और डी में केवल 4 सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो हिंदी के अनुसार यहाँ पे आपने देख लिया पहला और तीसरा सही होता और इंग्लिश के अनुसार केवल डी सही होता। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है। तो जाहिर सी बात है एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का मतभेद हो। ठीक है, तो आइए देख लेते थोड़ा सा। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होगा तब होगा आयोजित जब किसी विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने में दोनों सदनों का मतभेद हो। तो संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान सामान्यतः विधेयकों के संदर्भ में ही लागू होता है। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए प्रभावी नहीं होता है। तो अनुच्छेद 118 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है और लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। तो यदि वह अनुपस्थित रहता है तो राज्यसभा के उपसभापति अध्यक्षता करता है और संयुक्त बैठक का आयोजन अनुच्छेद 118(3) के अधीन बनाए गए संयुक्त बैठक के नियम से संचालित होता है। तो संयुक्त बैठक के लिए कनपूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति क्रमशः कितने सदस्य लोकसभा व राज्यसभा के लिए नामित करते हैं? तो देखो भाई यहाँ पे राज्यसभा के लिए 2 करता है, आप सबको पता, सॉरी राज्यसभा के लिए 12 करता है और लोकसभा के लिए अब नहीं कर रहा है, जो कि आपको पता होना चाहिए। आंसर इसका जो है 2-12 नहीं होगा, जो कि 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि एंग्लो इंडियन लोकसभा में करते थे, वो आप सबको पता है कि अब निरस्त कर दिया गया। देखो संविधान के अनुच्छेद 380 के तहत राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में की सदस्यता के लिए नामित कर सकता है। तो संविधान के मूल अनुच्छेद 331 में प्रावधानित है कि यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि लोकसभा में एंग्लो समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह लोकसभा में उस समुदाय को 2 से अधिक सदस्य नामांकित कर सकेगा। तो यहाँ पे प्रश्नकाल के संदर्भ में जो कि 2005 में प्रश्न पूछा गया था। तो देखो अब जो है संविधान में 104 नंबर का संविधान संशोधन 2019 में हुआ था, है ना, और ये पारित हो गया 2025 में। तो अनुच्छेद 331 जो है निष्प्रभावी हो गया है ना, 331, और राष्ट्रपति केवल अब राज्यसभा के लिए 12 सदस्य को मनोनीत सदस्यों का नामांकित कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें निहित है? तो देखो ये राष्ट्रपति में है। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत संसद के सत्रावसान के समय अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। अगला चैप्टर है हम लोगों का संसदीय समितियां।